हेलो स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कक्षा 12 का लेसन 14 जो हमने डिस्कस किया है अभी, जो कि 3 नंबर का चैप्टर है हमारा 2012 से लेकर 2020 तक। उसमें से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज यहाँ सारे सिलेक्ट किए हुए हैं और इन क्वेश्चंस पर हम एक नज़र मारेंगे अब कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे 2012 से 2020 तक के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। क्योंकि काफ़ी पेपर जो है वो बोर्ड का इन्हीं में से रिपीट हो जाता है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में से जो पिछले सालों के पेपर हैं उसमें से काफ़ी पेपर बोर्ड का आता है। तो हर चैप्टर के बाद मेरा ये प्रयास रहेगा कि पिछले सालों में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं उनका एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जैव अणु। हालांकि हमारी बुक जो है अब 2015 का जो एडिशन है, 2016 का एडिशन चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमारी बुक में नहीं होंगे, लेकिन अपने सारे ही देखने हैं क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने डिस्कस ना किया हो। अगर एक आधा होगा तो मैं आपको आंसर क्लियर कर दूंगा उसका। तो पहला क्वेश्चन है हमारा डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का नामांकित चित्र, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2012 के पेपर में पूछा गया था। द्विकुंडलिनी संरचना तो डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक का मॉडल है जो हमने बनाया है। 34 एंगस्ट्रॉम फेरे की लंबाई है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, 20 एंगस्ट्रॉम का उसका व्यास है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो वो डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ करना है। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित नहीं होता, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो जल में घुलता है और जल में घुलने के कारण वो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए विटामिन सी का संचय जो है वो हमारे शरीर में नहीं होता। ग्लूकोज से प्राप्त कीजिए ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाने की हमने 3 विधियां पढ़ी हैं, एक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया, फिर टोलन अभिकर्मक से क्रिया और फेलिंग विलयन से क्रिया। तो कोई भी क्रिया हम तीनों में से करवा दें, तीनों से ही ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। फिर आता है ग्लूकोज से प्राप्त कीजिए एन हेक्सेन। तो लाल फास्फोरस और एचआई के द्वारा जब हम ग्लूकोज की क्रिया करवाते हैं जो ग्लूकोज के 6 कार्बन के सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है, तो उसमें एन हेक्सेन की प्राप्ति होती है। इस चैप्टर के जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो आप लोग उन वीडियोस को देखें कृपया, और एक एक टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारा कि क्या चल रहा है चैप्टर के अंदर। फिर सुक्रोज का हावर्त सूत्र लिखिए। तो सुक्रोज की हावर्त संरचना बनानी है। तो सुक्रोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से बना है। ग्लूकोज का पहला कार्बन यानी एल्डिहाइडिक कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन यानी कीटोनिक कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए सुक्रोज जो है वो एक अनअपचायक शर्करा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास था सुक्रोज अनअपचायी शर्करा है क्यों, 2013 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे ये। तो सुक्रोज का आवर्त सूत्र बनाना है, तो ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से जोड़ देना है। फिर वर्णन में हमने लिखना है कि क्यों अनअपचायी है, क्योंकि ग्लूकोज का पहला कार्बन यानी एल्डिहाइडिक कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन यानी कीटोनिक कार्बन से ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ जाता है, अतः ना तो इसमें ग्लूकोज का एल्डिहाइड समूह फ्री होता है और ना ही फ्रक्टोज का कीटोन, इसलिए सुक्रोज जो है वो एक अनअपचायी शर्करा है। फिर 2014 के पेपर में हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो 3 क्वेश्चन 2014 के पेपर में पूछे हुए हमसे। कौन कौन से क्वेश्चन है देखें। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि होती है। तो एक अभिक्रिया तो HCN के साथ है जो कि साइनोहाइड्रिन बनाती है, और एक अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ है जिसमें ऑक्जिम बनता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन था ABCD को जल व वसा विलेयता के आधार पर वर्गीकृत कर उनकी तुलना करनी है। तो A और D जो है वो जल विलेय हैं, A, D, E और K ये जल में घुलते हैं। तो प्रश्न के अनुसार A और D जो है ये जल में घुलते हैं, और A, D, E और K जो है वो वसा में घुलते हैं, और B और C जो हैं वो जल में घुलते हैं। B और C जल में घुलते हैं। तो B और C जल विलेय विटामिन है और A और D वसा विलेय विटामिन है, और वर्गीकृत कर तुलना करनी है। तो तुलना हम ये कर सकते हैं कि B और C जल में विलय होने के कारण इनका संचय हमारे शरीर में नहीं होता है, A और D जो है वो वसा विलय होने के कारण हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, हमारे शरीर में संचित हो जाते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनो मतलब एक, मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आगे जल अपघटित नहीं होते, जिनका जल अपघटन नहीं होता,
उन्हें हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। फिर 2015 के पेपर में जो हमसे प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न देखें हम। तो ये प्रश्न 2015 के पेपर के हमारे पास छठा और सातवां क्वेश्चन 2015 के पेपर से, प्रोटीन का विकृतीकरण उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? देखिए, प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं या उसमें अम्ल मिलाते हैं या उसमें क्षार मिलाते हैं तो प्रोटीन जो है वो अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेपित प्रोटीन को हम विकृत प्रोटीन कहते हैं और यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण का उदाहरण दे रहे हैं तो दूध से दही बनना और अंडे को उबालने पर उसके अंदर जो द्रव सफ़ेदी होती है वो ठोस में बदल जाती है, वो भी प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। और प्रोटीन के विकृतीकरण में द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाएं जो होती हैं वो मुड़ाव खुलने के कारण टूट जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन था मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं? ऊपर अपने पढ़ चुके हैं, जिनका जल वर्णन नहीं होता। डीएनए में पूर्ण जल वर्णन से प्राप्त होने वाले यौगिकों के नाम लिखो। तो डीएनए का जब पूर्ण जल वर्णन किया जाता है तो उसमें एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, पूरा नाम लिखना है अपने को, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा। नाइट्रोजन क्षारक जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्राप्त होते हैं, और फास्फेट समूह या फास्फोरिक अम्ल। फिर डीएनए व आरएनए में उपस्थित शर्करा के अर्धांश इकाई के संरचना सूत्र, तो इनके हावर्त सूत्र हमारे को लिखने हैं। फिर किसी दुर्घटना में मृतक शरीर की पहचान करने के लिए डीएनए से संबंधित विधि का नाम, तो वो संबंधित विधि है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर अगला आता है विटामिन ए और बी की कमी से होने वाले रोगों के नाम। तो हालांकि यहाँ अपने को बी से सारे ही बताने चाहिए, B1, B2, B12 सारे बताने चाहिए, लेकिन जब मोटा मोटा अगला पूछता है हमसे 1 नंबर का प्रश्न तो फिर उतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ध्यान रखें, ए की कमी से रतौंधी और बी की कमी से बेरी-बेरी, ए की कमी से रतौंधी रोग और बी की कमी से बेरी-बेरी। फिर शर्करा के आधार पर डीएनए व आरएनए में अंतर लिखिए। तो शर्करा के आधार पर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, यही मुख्य अंतर है डीएनए और आरएनए में। उसके बाद आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आवश्यक अमीनो अम्ल टोटल 20 अल्फा अमीनो अम्ल है, जिसमें से 10 हमारे शरीर में बनते हैं। अब 2018 का प्रश्न है ये, तो मैंने आपको टॉपिक करवाते टाइम भी बात की थी कि हमें अनावश्यक अमीनो अम्लों के नाम भी आने चाहिए। अगर ये तो उसने 1-2 उदाहरण हम दे देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगला सीधा दे देता 10 अनावश्यक अमीनो अम्लों के नाम लिखिए, तो फिर वो गिने चुने स्टूडेंट ही अनावश्यक अमीनो अम्लों के नाम लिख सकते हैं। लेकिन हमने पूरे डिस्कस किए हैं 20 के 20, तो वो वीडियो आप देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आपको हर क्वेश्चन क्लियर होगा बिल्कुल। आवश्यक व अनावश्यक अमीनो अम्लों को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रोटीन बनाने के लिए कुल 20 अल्फ़ा अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 अल्फ़ा अमीनो अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं, जिन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और 10 अल्फ़ा अमीनो अम्ल हमारे शरीर में नहीं बनते, उन्हें भोजन द्वारा बाहर से ग्रहण करना होता है। जिन्हें भोजन द्वारा बाहर से ग्रहण करना होता है वही 10 आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मैथ्योनिन इसमें देना है, तो आपके पास प्रोलीन आ जाएगा, एलानिन आ जाएगा और ग्लाइसिन आ जाएगा, अनावश्यक अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल है। फिर प्रोटीन का विकृतीकरण हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फिर एरिथ्रोज शर्करा का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। एरिथ्रोज, तो ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एरिथ्रोज क्या है? तो 4 कार्बन वाली शर्करा जिसमें एल्डिहाइड समूह है, 4 कार्बन वाली शर्करा जिसमें एल्डिहाइड समूह है, एरिथ्रोज शर्करा। तो 4 कार्बन लगाने हैं, एल्डिहाइड समूह लगाना है, तो फिशर प्रक्षेप लिखना है। तो 4 कार्बन लगाए, पहले 1, 2, 3 और 4, फिर फिशर एल्डिहाइड समूह लगा दें, फिर हर कार्बन के साथ OH लगा दें और यहाँ CH2OH बन जाएगा। तो ये एरिथ्रोज का फिशर प्रक्षेप सूत्र आ गया है हमारे पास। एरिथ्रोज का फिशर प्रक्षेप सूत्र हमने देना है। तो एरिथ्रोज का फिशर प्रक्षेप सूत्र 4 कार्बन वाली शर्करा। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जब सांद्र HNO3 से क्रिया करता है, तो जब ग्लूकोज सांद्र HNO3 से क्रिया करता है तो वहाँ सैकेरिक अम्ल, एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, सैकेरिक अम्ल। तो सैकेरिक अम्ल जो है हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है, और यह अभिक्रिया ग्लूकोज के अंदर, यह अभिक्रिया जो है वो ग्लूकोज के अंदर
1 डिग्री अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल होने की पुष्टि करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज शर्करा की संरचना बनानी है, तो बीटा डी राइबोज जो है वो हमने अभी डीएनए और आरएनए में भी डिस्कस की है। तो वहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, उस अमीनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। ये इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है 2020 के एग्ज़ाम में। उस अमीनो अम्ल का नाम लिखिए जो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन वो अमीनो अम्ल है जिसमें कोई किरेल कार्बन नहीं पाया जाता। तो ग्लाइसिन जो है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। उसके बाद जो इस साल क्वेश्चन पूछे गए 2020 के एग्ज़ाम में, इसके अलावा जो क्वेश्चन थे डीएनए व आरएनए में 2 अंतर, तो डीएनए और आरएनए में 2 अंतर हो जाएंगे। कौन कौन से? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, और डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। फिर और भी दे सकते हैं, डीएनए का काम आनुवंशिक गुणों का नियंत्रण करना है और आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना है। फिर क्या होता है, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। तो वहाँ भी 3 अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, एक टोलन अभिकर्मक, एक फेलिंग विलेन और एक ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो यहाँ भी ब्रोमीन जल वाली अभिक्रिया जो है वो ग्लूकोनिक अम्ल बनाती है। तो ये हमारा टॉपिक था जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे हुए जैवनु से, वो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसी तरह मैं हर चैप्टर को करवाने के बाद उसके विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे हुए 2012 से लेकर 2020 तक उनको डिस्कस करवाऊंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप लोग सफलता के पथ पर अग्रसर हो सकें। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।